हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी सेंटर। दोस्तों 69 बीपीएससी मेंस को ध्यान में रखते हुए डेली का न्यूज़पेपर जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है आप लोगों के लिए, क्योंकि इसमें कई सारे फैक्ट आपको मिल जाते हैं जो कि आपको जो मेंस एग्जामिनेशन है उसके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने ये डेली न्यूज़पेपर का ये सीरीज़ चलाया है और इसके अंतर्गत 7 क्लास जो है अब तक हो चुके हैं और ये आपका 8वां क्लास है। इसमें आज हम लोग जो है जिन आर्टिकल के बारे में बात करने वाले हैं उसमें एक तो है कि बिहार में जो लिथियम और जो रेयर अर्थ में एलिमेंट है उन सभी के खनन का जो है वो मंजूरी अब लगभग मिल चुका है, तो उसके ऊपर दिया हुआ है। तो वो आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होगा और ये आपको हेल्प कहाँ पे करेगा। तो जीएस का जो पेपर 2 है वहाँ पे उद्योग वाले सेक्शन में बिहार से अगर रिलेट करके पूछता है उद्योग को तो वहाँ पे ये आपका फ़ायदेमंद होगा, या बिहार के प्राकृतिक संसाधन वहाँ पे ये जो है आपका रिलेट करेगा। अगला जो आपका आर्टिकल है ये आपका इजराइल पर हमले के वैश्विक प्रभाव के बारे में बताया हुआ है और ये काफ़ी ही अच्छा आर्टिकल है। मतलब इसे जो है सारे पहलुओं को देखने का प्रयास किया है कि ये इजराइल पे जो हमला हुआ है उससे जो है इजराइल के अंदरूनी मामले में क्या प्रभाव पड़ेगा और इजराइल के बाहर मतलब जो वैश्विक प्रभाव है उस पर क्या जो है ये प्रभाव होने वाला है इस युद्ध का। तो वो सारा चीज़ जो है इस आर्टिकल में बताया गया और ये काफ़ी फायदेमंद है। काफ़ी सारे पॉइंट आपको जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे मिल जाएंगे। इसके अलावा जो है कुछ और आर्टिकल है जिसका कि आप मेंस में जो है एज ए एग्जाम्पल या फिर योजनाओं के रूप में आप इसका डायरेक्ट यूज कर सकते हो। फिर एक आर्टिकल जो है नदियों को जोड़ने के खतरे, इसके ऊपर भी है, ये भी काफ़ी अच्छा आर्टिकल है। ये भी आपको जो है नदी जोड़ो और परियोजना से रिलेटेड कोई भी अगर प्रश्न है तो वहाँ पे इसमें काफ़ी ऐसे पॉइंट है जो कि आपको हेल्प करेगा। अर्थात ये भी जो आपका जीएस का जो पेपर 2 है वहाँ पे हेल्प करेगा और इजराइल वाला जो है वो आपको जीएस पेपर 1 का सेक्शन 2 जो है करेंट अफेयर्स का वहाँ पे जो है इंटरनेशनल रिलेशन वाले में आपको हेल्प करने वाला है। इसके अलावा क्या है कि ये सारे जो पॉइंट है वो आपको कहीं ना कहीं ऐसे में भी जो है रिलेट कर जाते हैं, वहाँ पे भी आप ये सारे पॉइंट को लिख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस सेशन को, देखते हैं पहले आर्टिकल को। लेकिन उससे पहले जो है एक प्रश्न है, पहले उस प्रश्न को देख लेते हैं। ये प्रश्न जो है आपका 67th बीपीएससी में पूछा गया है। 67th बीपीएससी में ये पूछा हुआ प्रश्न है, उसे देख लेते हैं। पूछा ये जा रहा है कि बिहार राज्य में विद्यमान प्रमुख प्राकृतिक संसाधनों के नाम और इनमें से किन्हीं दो को चुनिए। ठीक है, बोल रहा है प्राकृतिक संसाधनों के नाम लिखिए और इनमें से किन्हीं दो को चुनिए तथा उन क्षेत्रों को दर्शाइए जहां ये पाए जाते हैं और बिहार के आर्थिक विकास में इनके महत्व का वर्णन कीजिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है आपको डायरेक्ट नेचुरल रिसोर्सेज जो है उससे प्रश्न पूछा हुआ है कि आप बिहार में पाए जाने वाले जो नेचुरल रिसोर्सेज है उनका नाम लिखिए, साथ ही इनमें से किन्हीं दो को आप चुनिए और उनका जो क्षेत्र है आप क्षेत्र को बताइए। अब क्षेत्र को आप बताने में क्या है कि जो एरिया आप बता रहे हैं उसका जो है आप मैपिंग भी कर सकते हैं, मैप के थ्रू भी जो है उसे बताने का आप प्रयास कर सकते हैं। अगर आप उस तरीके से मैपिंग का कार्य करते हैं, वहाँ पे दिखा देते हैं कि हाँ ये वाली क्षेत्र में ये सारा जो है नेचुरल रिसोर्सेज पाया जा रहा है, तो आपका जो आंसर राइटिंग है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो इम्प्रूव हो जाएगा और को बाकी की तुलना में जो है 1 से 2 नंबर ज़्यादा मिलेंगे। ठीक है, तो आप इन सारी चीज़ों को जो है अपने आंसर राइटिंग में इंक्लूड कर सकते हैं। तो आगे जो हम लोग आर्टिकल देखने वाले हैं वहाँ पे ये आपका नेचुरल सोर्सेज में काम आ जाएगा और वहाँ पे जो एरिया बताया हुआ है वो भी आपको काम आ जाएगा। तो आइए देखते हैं अगले आर्टिकल को। देखो बताया जा रहा है कि बिहार में जो है लिथियम और जो रेयर अर्थ में एलिमेंट है उनके खनन का जो रास्ता है वो साफ हो गया है। जो केंद्र ने जो है वो रॉयल्टी दर की मंजूरी दे दी है। अब पूरा मैटर समझते हैं कि पूरा मैटर क्या है। हाल ही में हुआ यह है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो है लिथियम, नायोबियम और सहित 6 ऐसे खनिज हैं को परमाणु खनिजों की सूची से बाहर कर दिया गया। अभी क्या है कि ये सारे जो एलिमेंट थे वो क्या था कि परमाणु खनिज की सूची में आते थे, जिसके कारण जो है इनके ऊपर खनन के ऊपर प्रतिबंध लगे हुए थे और उनके ऊपर नीलामी नहीं हो पा रहा था। लेकिन अब इनको जो है वो परमाणु खनिज की सूची से हटा दिया गया है, जिसके कारण क्या है कि इन जो एलिमेंट हैं इनकी नीलामी जो है आराम से हो पाएगा। और उसमें अगर आप देखोगे तो लिथियम हो गया, नायोबियम हो गया और फिर वहीं आपका जो रेयर अर्थ मेटल है उसी को बोल रहा है REE, रेयर अर्थ एलिमेंट। तो उसमें यूरेनियम और थोरियम सहित जो है
सारे रेयर अर्थ मेटल को यहाँ पे मंजूरी दिया गया है। तो वही बात यहाँ पे बताई गई है कि साथ 24 महत्वपूर्ण खनिजों के खनन पट्टी और समग्र लाइसेंस की नीलामी जो है केंद्र सरकार के द्वारा की जाएगी। अब इसी में आगे बताया हुआ है कि बिहार के जमुई के आसपास आपको लिथियम के भंडार होने की संभावना है। ठीक है, लिथियम का भंडार आपको कहाँ पाया जा रहा है, तो जमुई में पाया जा रहा है। ये आपका जो है पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है और मेंस में भी आप इसे यूज कर सकते हैं। इसके बाद बोल रहे हैं यूरेनियम और थोरियम जैसी दुर्लभ धातु REE के धातु जो है अर्थात REE आपका बांका और मुंगेर के आसपास होने की संभावना है। तो बिहार में भी जो है इसके आपको भंडार मिलते हैं और उन्हीं जगहों का यहाँ पे नाम बताया हुआ है। तो ये चीज़ जो है यहाँ पे आपका मेंशन किया गया है। फिर आगे वही सारी चीज़ें बताई गई है कि गवर्नमेंट के द्वारा जो है रॉयल्टी दर पे मंजूरी दिया गया, उसके लिए एक संशोधन किया गया है। खनिज विकास और विनियमन अधिनियम 1957 में जो है वो संशोधन किया गया, उसके बाद ये मंजूरी मिली है और देश में पहली बार आपका जो है इन सारे जो एलिमेंट है उनकी ब्लॉक की नीलामी की जाएगी। अब देखो ये आप यूज कहाँ पे कर सकते हो। एक तो आपका जो है अभी हम लोगों ने देखा बिहार के जो है प्राकृतिक संसाधन की अगर बात है तो वहाँ पे आप यूज कर सकते हो। दूसरा क्या है कि अगर आप ये बैटरी के ऊपर लिख रहे हो, लिथियम बैटरी से रिलेटेड कोई प्रश्न आता है तो वहाँ पे भी आप इस डेटा को यूज़ कर सकते हो कि बिहार में भी जो है इसके भंडार की संभावना देखी गई है। और अगर बिहार में ऐसा मतलब भंडार इसका पाया जाता है तो बिहार के आर्थिक विकास के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण होगा और ये जो है देश में जो बैटरी का उपयोग है बैटरी के निर्माण में भी हेल्प करेगा या फिर इससे रिलेटेड जो है यहाँ पे एक उद्योग की अच्छी संभावना देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से जो है आप इन पॉइंटों को रिलेट करके लिख सकते हो, इसलिए आपका ये पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब देखो क्या है कि आप जो है डेली का अगर आपको पीडीएफ तो यहाँ पे प्रोवाइड करवाया जा रहा है, लेकिन आप डेली के पीडीएफ को अगर सिर्फ जमा करते रहोगे तो आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा, आप फिर जो है वो बर्डन बन जाएगा। इसलिए जो पॉइंट आपको जो है इंपॉर्टेंट लगता है आप उसे जो है उसी टाइम नोट डाउन कर लो। आपको करना क्या चाहिए कि आप अपना जो है एक अलग कॉपी बनाइए जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2 का, ठीक है। उसमें भी आप जो है अलग अलग सेगमेंट में बांट सकते हैं। कुछ पेज को जो है वो आप मान लीजिए कि बिहार स्पेशल लिख लिए, फिर उस जो सेगमेंट होगा आपको मतलब पेज को जो डिवाइड किया है उसमें फिर अलग से आप जो है इकोलॉजी या फिर इकोनॉमिक्स उस टाइप से अलग अलग ज्योग्राफी ऐसा करके थोड़ा सा आप अगर पेज को छोड़ देते हैं और वहीं पे इन सारे पॉइंट को आप नोट करते जाइए तो आपका क्या है काफ़ी अच्छा जो है एक कंटेंट वहाँ पे बनता जाएगा और आपको जो एग्ज़ाम के टाइम में या फिर जब भी आप आंसर राइटिंग करोगे तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा। आप उसी में एक एग्रीकल्चर का भी एक जो है पेज छोड़ दीजिए, मतलब कुछ एरिया छोड़ दीजिए और एग्रीकल्चर से रिलेटेड उद्योग से रिलेटेड जो भी आपका पॉइंट बनता है उसी को वहाँ पे आप नोट डाउन करते जाइए। तो क्या है कि आपका काफ़ी अच्छा जो है एक मटेरियल तैयार होता जाएगा करंट से रिलेटेड और आपको आप जो है उसे मेंस में भी यूज कर पाओगे। नहीं तो ऐसे अगर आप सिर्फ इस तरीके से सिर्फ वीडियो को देखिएगा या फिर पीडीएफ को यूज कीजिएगा तो वो उतना फ़ायदेमंद नहीं होगा, ठीक है। ऐसे ये जो पीडीएफ है आपको ग्रुप में दे दिया जाता है और ग्रुप का लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में भी है और कमेंट में भी उसे पिन कर दिया जाता है। देखते हैं आगे। अगला जो आर्टिकल है उस ये जो है हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था, ठीक है। और आज जो है इसी से रिलेटेड इस एक और आर्टिकल आया है तो उसे भी हम लोग देखेंगे। पहले आर्टिकल में हम लोगों ने देखा था कि देश में जो है 100 फूड स्ट्रीट योजना जो है वो लाई गई है, मतलब 100 ऐसे फूड स्ट्रीट को चुना गया है जहाँ पे इसकी संभावनाएं हैं। उसमें बिहार के 4 ऐसे ज़िले हैं जिन्हें चुना गया है। वो कौन कौन से थे, तो पटना, मुजफ्फरपुर, गया और भागलपुर, ये 4 जिले में जो है ये आपका खोला गया है। और हम लोगों ने बात किया था कि इसके क्या क्या लाभ हो सकता है। अब उसी से रिलेटेड यहाँ पे और अपडेट निकल के सामने आ रहा है और यहाँ पे मतलब क्लियर किया गया है चीज़ों को, योजनाओं को जो है और ज़्यादा यहाँ पे क्लियर किया गया है। बोला जा रहा है कि इंदौर के तर्ज पर पटना में बनेगा क्लीन स्ट्रीट फूड हब। यहाँ पे 1 करोड़ रुपया जो है गवर्नमेंट के द्वारा खर्च किया जाएगा। अब कौन कौन से वो 4 जिले हैं जहाँ पे ये होगा, तो एक तो आपका पटना हो गया, गया, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, ये 4 ऐसे ज़िले हैं जहाँ पे आपका क्लीन स्ट्रीट फूड हब जो है वो बनाया जाएगा। और देखो वहाँ पे सुविधा क्या होगा, जो भी आपका फूड स्टॉल होंगे वहाँ पे जो है वो
खाने की जो गुणवत्ता है वो आपका काफ़ी अच्छा रहेगा, मतलब एक मानक गुणवत्ता जो है वहाँ पे रहेगा। और वो सारे फूड हब में जो है वो खाने पीने की क्वालिटी रहेगी, साफ़ सफाई रहेगा, आपसी प्रबंधन रहेगा, और एफएसएसआई का जो है सर्टिफिकेट भी इन्हें मिला हुआ रहेगा, और प्रॉपर जो है सैनिटेशन वगैरह का जो है ख्याल रखा जाएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे व्यवस्था रहेगी। अर्थात जो आपका स्ट्रीट है वो स्ट्रीट जो है वहाँ पे आपको सारे जो खाने के प्रोडक्ट है वो आपको उच्च क्वालिटी को देखने को मिलेगा। और ऐसा नहीं है कि ये पहली बार किया जा रहा है, आप अगर बड़े बड़े शहरों में देखोगे तो ऐसे बहुत सारे आपको जो है वो मिल जाएंगे। जैसे आप आगरा की बात करो तो वहाँ पे एक आपको खाओ गली मिल जाएगा, दिल्ली में भी जो है आपको मिल जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे हैं, पहले से भी है, लेकिन अब जो है गवर्नमेंट के द्वारा प्रॉपर एक योजना बना के इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। अब उसी के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये जो 4 ज़िले हैं वहाँ पे जो है 4 करोड़ रुपया खर्च किया जाएगा। अर्थात मान के चलिए कि एक ज़िला में जो है वो आपका 1 करोड़ रुपया खर्च किया जाएगा, और इसमें जो राशि है वो 60% जो है वो केंद्र सरकार के द्वारा दिया जाएगा, और 40% राशि जो है वो आपका राज्य सरकार के द्वारा दिया जाएगा। तो ये चीज़ें यहाँ पे बताई गई है। ठीक है, और अभी हम लोगों ने देखा कि पूरे देश में जो है 100 ऐसे शहर हैं जहाँ पे आपका क्लीन स्ट्रीट फूड हब जो है बनाया जाएगा। अब बात है कि इसका यूज हम लोग कहाँ पे करेंगे। तो देखो, एक तो हो गया कि रोज़गार देने में जो है किस प्रकार ये हेल्पफुल होगा। ठीक है, और दूसरा क्या है कि अगर इस टाइप का जो है प्रॉपर आप एक मेंटेन करते हैं क्वालिटी को और जो है साफ़ सफाई को, तो आपका जो टूरिज्म है वो भी डेवलप होता है, तो उस वो भी जो है हेल्प करता है। तो ये दोनों चीज़ों में आप रिलेट कर सकते हैं, पहला रोजगार में और दूसरा की पर्यटन में, यहाँ पे आप इसे जो है यूज कर सकते हैं। ठीक है, देखते हैं आगे। और फिर दूसरा है कि इसी को आप एज ए एग्जाम्पल के रूप में देख सकते हैं कि बिहार सरकार के द्वारा जो है इसी तरीके की और भी योजनाएं लानी चाहिए बाकी के जो शहर हैं वहाँ पे भी। तो देखो, होता ही है कि आप एक टॉपिक को जो है कई तरीके से यूज कर सकते हो। अगर आपका डायरेक्ट क्वेश्चन में आ गया तो ठीक है, अगर नहीं आया तो उसी के बेस के ऊपर जो है आप एज ए एग्जाम्पल जो है जहाँ पे आपको लग रहा है कि वो फिट हो सकता है वहाँ पे एज ए एग्जाम्पल आप दे सकते हो। अगला जो आपको आर्टिकल है वो आपका नदियों के जोड़ने के खतरे के ऊपर है, अर्थात नदी जोड़ो और जो खतरा है उसके ऊपर है। तो इसके बारे में हम लोगों ने एक और जो आर्टिकल था उसके ऊपर चर्चा किया था कि जो हम लोग नदी जोड़ो परियोजना है अगर ये हम लोग ला रहे हैं तो उसके ऊपर क्या क्या खतरा हो रहा है, ये जो है आप उसके ऊपर हम लोगों ने चर्चा किया था, वो भी एक रिपोर्ट का था। लेकिन इस आर्टिकल में जो है उससे थोड़ा सा ज़्यादा आपको चीज़ें देखने को मिलेगा, मतलब जो कंटेंट है वो आपको यहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलेगा, तो उसी को हम लोग जो है अच्छे से यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले इसमें अगर आप देखोगे तो बोला ये जा रहा है कि देश में अभी केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना जो है वो आपका चलाया जा रहा है, और बोला जा रहा है कि ये परियोजना अगर सफल होगा तो जल संकट जो है दूर हो जाएगा। लेकिन वही दूसरी ओर बोला जा रहा है कि अगर ये परियोजना शुरू होता है तो जल संकट जो है और गहरा हो जाएगा, ऐसा जो है रिपोर्ट में बताया जा रहा है। देखो, नदी जोड़ो परियोजना लाई क्यों गई थी, क्योंकि बहुत सारी ऐसी नदियां हैं जिसमें पानी जो है वो बारिश के मौसम में काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, जबकि कुछ नदियां हैं जो हैं वो सूखी रह जाती है। तो उनमें जो है बैलेंस बनाने के लिए जो है एक आपका ये परियोजना लाया गया था, नदी जोड़ो परियोजना। दूसरा कि अगर जो है जो एक्सेसिव पानी है जो कि मतलब नदी में आती है और फिर बह के वापस समुद्र में चली जाती है तो उसका यूज़ नहीं हो पाता, तो अगर उसे जो हम लोग छोटी नदियों में लाएंगे, ठीक है, अगर उसे जोड़ दिए दो नदियों को, तो क्या होगा कि छोटी नदियों में पानी आ जाएगा और उन पानी का यूज़ जो है हम लोग एग्रीकल्चर में सिंचाई के रूप में कर सकते हैं। फिर उस क्षेत्र में जो है सिंचाई होगा तो पैदावार भी ज़्यादा होगा, और उस क्षेत्र में अगर आप देखोगे तो ग्राउंड वाटर लेवल भी आपका बढ़ेगा, मतलब पानी की सुविधाएं भी जो वहाँ पे बढ़ेगी। ये इस चीज़ के लिए आपका नदी जोड़ो परियोजना लाया जा रहा था। लेकिन अब जो रिपोर्ट सामने निकल के आ रहा है, जैसे अगर आप देखोगे तो ये नेचर जो पत्रिका है उसमें बताया गया कि जो मानसून का चक्र है वो इससे प्रभावित हो सकता है। और ये शोध किया किसने है, तो ये शोध जो है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मुंबई में किया गया है, और उष्ण देशीय मौसम विज्ञान संस्थान पुणे के द्वारा ये किया गया। और जो हम लोग पिछली बार देखे थे उसमें भी इन्हीं दोनों संस्थाओं के बारे में मेंशन था कि इन दोनों ने जो है वो अपना रिपोर्ट दिया है। ठीक है, अब देखते हैं कि इनका कहना क्या है, ये लोग कहना क्या चाह रहा है।
इनका कहना यही है कि अगर नदी जोड़ो परियोजना जो है अगर लाई जाती है तो उससे क्या होगा कि जिन क्षेत्रों में पहले पानी कम था वहाँ पे हम लोग पानी तो पहुँचा देते हैं, लेकिन उससे क्या है कि उन क्षेत्रों में जो है वो जल स्थल का जो है और जल स्थल वायुमंडल के बीच जो अंतर संबंध है वो आपका बिगड़ जाएगा। उस क्षेत्र में वायु और नमी का जो स्तर था पहले से मौजूद था वो प्रभावित होगा। और मान लो अगर कोई एरिया आपका क्या है कि वो गर्म एरिया है, ठीक है, वहाँ पे गर्म एरिया होने के कारण जो है वो वहाँ पे बादल जो है आकर्षित होते हैं, भले वहाँ पे पर्याप्त मात्रा में नहीं हो रहा होगा, लेकिन बादल वहाँ पे आकर्षित होते थोड़े बहुत मात्रा में ही। लेकिन क्या है कि अगर मान लो वहाँ पे पहले से पानी पहुँचा हुआ रहेगा तो नमी वहाँ पहले से मौजूद है, ठीक है, नमी वहाँ पहले से मौजूद है, तो जो थोड़े बहुत भी बादल वहाँ पे आते थे गर्मी के कारण, ठीक है, वो गर्म हवाओं के कारण, तो अब वो बादल यहाँ पे आने के चांसेस कम होगा और वहाँ पे जो है बारिश की संभावनाएं और कम हो जाएगी। तो वही चीज़ यहाँ पे बोला जा रहा है कि वायु और नमी का जो स्तर है वो प्रभावित होगा और इससे क्या है कि बारिश का जो परंपरागत रुझान था वो बदल सकता है, ठीक है, वर्षा का जो पैटर्न था उसमें चेंजेज आ सकता है। फिर आगे बोला जा रहा है कि पानी दूसरी नदी में जाने से सिंचित क्षेत्र बढ़ेगा, जो पानी की कमी का सामना कर रहे इलाकों में सितंबर की बारिश में 12% तक की कमी ला सकता है। वही चीज़ यहाँ पे बोला जा रहा है कि मान लो पहले जिन क्षेत्रों में पानी नहीं था वहाँ पे ये पानी चला गया, फिर वो जो क्षेत्र है वो क्या है कि सिंचित क्षेत्र हो गया। तो ऐसे में क्या है कि जो पानी की कमी का सामना कर रहे थे इलाके, वहाँ पे जो बाद में बारिश होता है, मतलब आप बोलो रिट्रीटिंग जो मानसून है, ठीक है, वो उससे के कारण जो सितंबर महीने में बारिश हो रहा है वो उसमें जो है 12% की बोला जा रहा है कि कमी होने की संभावना रहेगी। ये जो है इस रिपोर्ट में बताया गया है। फिर आगे आप देखोगे तो एक मतलब डेटा दिया गया है कि कितना जो है अभी नदी जोड़ो परियोजनाएं कितनी अभी चल रही है, तो वही चीज़ यहाँ पे बताया गया है। और एक डेटा दिया गया है किसके द्वारा, तो NWDA नेशनल वाटर डेवलपमेंट अथॉरिटी, उसके द्वारा जो है ये आपका दिया गया है डेटा कि अभी वर्तमान में जो है डेवलपमेंट एजेंसी होता है, नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी, तो उसके द्वारा बोला जा रहा है कि देश में अभी जो है 30 नदियों को जोड़ा जा रहा है। कितनी नदियों को, 30 नदियों को जोड़ने का काम किया जा रहा है। और इसमें अगर आप देखोगे तो प्रायद्वीपीय क्षेत्र की जो है वो 16 नदियाँ हैं जिन्हें जोड़ा जा रहा है। तो ये आपका एक फैक्ट हो गया। अगर आप कहीं भी नदी जोड़ो परियोजनाएं लिख रहे हैं तो वहाँ पे आप डायरेक्ट इस चीज़ को यूज कर सकते हैं कि जो प्रायद्वीपीय नदी हैं वैसी 16 नदियों को जो है जोड़ा जा रहा है। और जो हिमालय नदियाँ हैं, हिमालय नदियों की जो है 14 ऐसी नदियाँ हैं जिसे जो है जोड़ने का काम किया जा रहा है। तो वर्तमान में टोटल अगर देखा जाए तो कितनी नदियाँ हैं जिन्हें जोड़ा जा रहा है, तो टोटल आपको जो है 30 ऐसी नदियाँ मिलेंगी जिन्हें कि जोड़ा जा रहा है, ठीक है। तो आप इस फैक्ट को यूज कर सकते हैं जहाँ पे भी आपको जो नदी जोड़ो परियोजना के प्रश्न हो वहाँ पे, ठीक है। तो ये आपका जो है एक फैक्ट हो गया, आप इसे जो है यूज करने का प्रयास कीजिएगा। और आगे अगर आप देखोगे तो आगे बताया जा रहा है कि ये तो हमारा समस्या है, लेकिन फिर अब है कि ठीक है हम लोग अगर नदी जोड़ परियोजना नहीं करते हैं तो और वो कौन से उपाय हैं जिसका कि हम लोग यूज कर सकते हैं। तो फिर आगे उन्हीं चीज़ों के बारे में बोल रहे हैं। पहला तो बोला जा रहा है कि समस्या क्या है, तो समस्या ये है कि जो बढ़ती हुई आबादी है, बढ़ती हुई आबादी के कारण जो है वो जल की उपलब्धता जो है और जो आबादी है उसका जो अनुपात है वो आपका बिगड़ रहा है। तो आप उस अनुपात को जो है ठीक करने का प्रयास कीजिए, ठीक है। जो बढ़ती हुई आबादी है और जल का जो रेशियो है वो बिगड़ रहा है, तो पहला तो है कि आप जो है उसे कंट्रोल करने का काम कीजिए। फिर आगे बोला जा रहा है कि वर्तमान में जल की खपत कृषि, उद्योग, विद्युत और पेयजल के रूप में सर्वाधिक होती है। उनमें भी अगर आप देखोगे तो पेयजल की खपत जो है मात्र 8% है। कितना परसेंट, 8% है, जिसको कि मुख्य स्रोत मतलब नदी और भूजल से हम लोग प्राप्त कर लेते हैं। मेनली जो आपका पानी का यूज होता है वो आपका उद्योग में होता है, शहरीकरण में होता है और बढ़ती आबादी, ये दोनों में आपका ज़्यादा हो रहा है। तो अब क्या है कि इन दोनों क्षेत्रों में अर्थात उद्योग में जो है आप इन चीज़ों को मतलब जो वाटर है उसे दोबारा प्रोसेस में लाने का हम लोग जो है कार्य करें। जितना ज़्यादा हम लोग रिसाइकलिंग के ऊपर फोकस करेंगे उतना जो है पानी का क्या है कि जो कमी है वो उससे आप निजात पा सकते हैं। तो एक चीज़ यहाँ पे ये बोला जा रहा है। फिर आगे बोला जा रहा है कि समस्या ये है कि औद्योगिकरण, शहरीकरण और बढ़ती आबादी के कारण
जो है नदियाँ सिकुड़ती जा रही है, और वहीं कुछ अगर नदियाँ बच रही हैं तो वो औद्योगिक और घरेलू कचरे के कारण जो है वो आपका प्रदूषित हो रही है। उसी का एग्जाम्पल दे रहा है, गंगा और यमुना जैसी नदियाँ भी प्रदूषित हो गई है। फिर आगे बताया जा रहा है कि यमुना नदी को तो पर्यावरण संस्था के द्वारा मरी हुई नदी का दर्जा दे दिया गया है। तो देखो, एक और यहाँ पे आपको बताया जा रहा है नदी जोड़ो परियोजना का क्या आपको जो है वो दुष्प्रभाव होगा वो बताया जा रहा है। दूसरा यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपको क्या चीज़ें करनी चाहिए जिससे कि आप जो है एक विकल्प के रूप में आपके पास क्या होता है, तो उस विकल्प को यहाँ पे सुझाने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, फिर आगे वही चीज़ें यहाँ बताई हुई है कि प्रायद्वीपीय क्षेत्र में जो है नदियों को जोड़ना और दूसरे हिमालय की नदियों को जोड़ने का काम जो है वो किया जा रहा है। और इतनी सारी नदियाँ, यहाँ पे नदियों का नाम भी ये दिया हुआ है, आप चाहें तो इसे जो है कुछ नदियाँ जो इम्पोर्टेंट है वो आप नोट डाउन कर सकते हैं, जैसे गोदावरी हो गया, पेन्नार, कृष्णा, पार, तापी, नर्मदा, पिंजाल, कावेरी, ये सारी नदियों को जो है जोड़ने का काम किया जा रहा है। ठीक है, वही बोला जा रहा है कि पश्चिम के तटीय हिस्से में बहने वाली जो नदियां हैं, ठीक है, पश्चिम के तटीय हिस्से में बहने वाली नदियों को पूरब की ओर जोड़ा जाएगा, और इसी तट से जुड़ी तापी नदी के दक्षिण भाग को मुंबई की उत्तरी भाग की नदियों से जोड़ा जाना प्रस्तावित है। उसी तरीके से और आपका एग्जाम्पल दिया गया कि केरल कर्नाटक में किस तरीके से जोड़ा जाएगा। और अगर आप उत्तरी क्षेत्र में देखो तो भारत और नेपाल में गंगा, यमुना और ब्रह्मपुत्र इनकी सहायक नदियों को जो है किस तरीके से जोड़ने का कार्य किया जाएगा। वहीं आपका एग्जाम्पल में दिया हुआ है कोसी, घाघरा, मेची, गंडक, ये सारी नदियाँ को जो है वो जोड़ने का काम यहाँ पे किया जाएगा। तो ये आपका बस यहाँ पे डिटेल दिया हुआ है कि नदियों के संगम की केन बेतवा जोड़ परियोजना को मूर्त रूप ले सकती है। मतलब बोला जा रहा है कि बाढ़ और सूखे से जो है परेशान है देश, तो ऐसे में क्या है कि ये आपका जो है केन बेतवा अभी सबसे ज़्यादा आगे चल रहा है। नदी जोड़ो परियोजना में अगर आप देखोगे तो ये सबसे आगे चल रहा है। लेकिन क्या है कि इसका भी एक निगेटिव इम्पैक्ट बताया जा रहा है कि क्या इसका निगेटिव इम्पैक्ट जो है वो आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो उस निगेटिव इम्पैक्ट के ऊपर हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं। बोला ये जा रहा है कि नदी जोड़ो परियोजना जो है वो गवर्नमेंट की एक महत्वाकांक्षी योजना है, और इस परियोजना के अंतर्गत जो आपका केन बेतवा है, बोल रहा है कि इस परियोजना के अंतर्गत यूपी में आने वाली पर्यावरण संबंधी बाधाओं को दूर कर लिया गया है। मतलब कि इस परियोजना में अगर कोई बाधा आ रहा था तो उस बाधा को जो है दूर कर लिया गया। और एमपी में भी, एमपी में अब सिर्फ आपका पन्ना नेशनल जो पार्क है वो बाधा बना हुआ है। अब देखो, इसका एक आपका जो है फैक्ट ये भी बताया जा रहा है कि अगर आप नदी जोड़ो परियोजना को करते हो तो उसके कारण क्या है कि कुछ नदियाँ जो है वैसे स्थानों से गुजरती है जो कि आप का पर्यावरणीय दृष्टिकोण से, मानवीय दृष्टिकोण से, आर्थिक दृष्टिकोण से वो आपका काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। ऐसे में नदी जोड़ो परियोजना जो है वो हमेशा आपका जो है सार्थक नहीं होगा, और जो है वो आपका लाभदायक नहीं होगा। जैसे अगर आप केन बेतवा को एग्जाम्पल के रूप में दे सकते हो कि केन बेतवा को अगर हम लोग जोड़ते हैं तो ये जो है जो पन्ना नेशनल पार्क है उसे जो है वो बाधा पहुंचाएगा, और वहाँ के जो जीव जंतु हैं वो जो है इससे प्रभावित होंगे। वही चीज़ें यहाँ पे बताई जा रही है कि पन्ना नेशनल पार्क जो है बाघों के प्रजनन, आहार और आवास का अहम बनखंड है। इसमें करीब 4 दर्जन बाघ बताए जाते हैं। तो ऐसे में इन प्रजातियों के ऊपर जो है वो आपका खतरा बना हुआ रहेगा। वहीं दूसरा चीज़ ये बोला जा रहा है कि जो पन्ना क्षेत्र है वहाँ पे आपको जो है हीरा खनन का भी क्षेत्र देखने को मिलता है। तो अगर हम लोग नदी जोड़ो परियोजना करते हैं तो ये जो क्षेत्र है वो भी आपका जो है वहाँ पे जो खनन है वो भी, उसमें भी बाधा आ सकती है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो ये केन बेतवा परियोजना भी जो है वो कई मायने में आपका सटीक नहीं बैठ रहा है। तो इस तरीके से आप एग्जाम्पल दे सकते हो यहाँ पे। तो अब बात करते हैं कि इस आर्टिकल से हम लोगों ने सीखा क्या, और इसका जो है क्या क्या यूज हो सकता है। ठीक है, एक हम लोग वापस से इसका समरी देख लेते हैं। देखो, सबसे पहले तो हम लोगों ने देखा कि जो नदी जोड़ो परियोजना है उस नदी जोड़ो परियोजना के कारण जो है क्या क्या इम्पैक्ट आपका निकल के आ रहा है। पहला कि जो रेन का पैटर्न है, वर्षा का पैटर्न है, वो आपका चेंज हो जा रहा है। उसके कारण क्या, जो सूखे के क्षेत्र है वहाँ पे और जो है सूखा होने की संभावना है। जो आपका रिट्रेटिंग मानसून है वो आपका प्रभावित हो रहा है, क्योंकि जो सूखा क्षेत्र है वहाँ पे आप पानी पहले से पहुँचा दोगे तो वैसे जो बारिश होने वाला था वो उसमें भी जो पैटर्न है वो चेंज होगा। तो 12% की कमी जो है उन क्षेत्रों में आने की संभावना होगी। दूसरी बात यहाँ पे ये बोला गया कि नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी,
ठीक है। इसके द्वारा बोला गया कि देश में अभी 30 ऐसी जो है नदी जोड़ो परियोजना चल रही है। उसमें अगर आप देखोगे तो 14 ऐसी नदी जोड़ो परियोजना है जो कि आपका हिमालय नदी का है, और 16 ऐसी नदी जोड़ो परियोजना है जो कि आपका प्रायद्वीपीय नदी का है। ठीक है, प्रायद्वीपीय नदी का है। तो ऐसे में मतलब आपका नॉर्थ वाले क्षेत्र को भी इम्पैक्ट करेगा और साउथ वाले क्षेत्र को भी आपका इम्पैक्ट करने वाला है। फिर यहाँ पे बोला जा रहा है, यहाँ पे आपको एक पहले तो बताया गया इसके बारे में कि अगर आप जो दक्षिण में देखोगे प्रायद्वीपीय नदी में, तो आपका पश्चिम के तटीय जो हैं उन्हें जो है पूर्व की नदियों से जोड़ा जा रहा है, तो उसका भी इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा। दूसरा क्या है कि एक आपको एग्जांपल दिया गया केन बेतवा का, कि केन बेतवा अगर परियोजना की हम लोग बात करें तो कई सारी इसमें बाधाएं हैं, जिनमें अगर कुछ बाधाओं को देखो जैसे यूपी में तो उसे जो है वो क्लियर कर दिया गया, लेकिन पर्यावरणीय दृष्टिकोण से पन्ना जो टाइगर रिजर्व है वो इससे प्रभावित होगा। मानवीय प्रभाव तो पड़ेगा ही, साथ में अगर आर्थिक प्रभाव की बात करें तो आपका जो पन्ना खनन क्षेत्र है वो भी, आपका हीरा का जो खनन क्षेत्र है वो भी इससे जो है प्रभावित होने की संभावना है। तो इस तरीके से ओवरऑल जो है अगर देखा जाए तो ये आपका जो परियोजना नदी जोड़ परियोजना वो आपको काफ़ी सार्थक यहाँ पे नहीं दिख रहा है। इसके अलावा यहाँ पे दो चीज़ें और बताई गई कि एक जो है मतलब जो मैन और वाटर का रेशियो है, मतलब जो आदमी और पानी की उपलब्धता का रेशियो है, इसके ऊपर दबाव बढ़ता जा रहा है। तो इसे जो है हमें इसके रेशियो को हमें ठीक करना होगा, अर्थात एक तरफ तो आप जो जनसंख्या का दबाव है वो कम कीजिए और दूसरा जो है पानी का संरक्षण उस पर आप बढ़ावा दीजिए। दूसरी बात ये की गई कि हम जो यूज करते हैं पानी का वो उद्योग में करते हैं, फिर शहरीकरण में होता है और मानवीय यूज में पेयजल के रूप में होता है। लेकिन पेयजल में क्या था कि मात्र 8% ही हम लोग यूज करते हैं, तो और जो कि हम लोग नदी और भूजल से करते हैं। तो बात यही है कि बाकी जो जल संरक्षण के क्षेत्र हैं उन्हें हमें संरक्षित करने की ज़रूरत है, और उद्योग में जो है आप पानी के रिसाइकिल के ऊपर फोकस कर सकते हैं। तीसरी बात यहाँ पे ये आ जाती है कि उद्योगों के कारण जो आपका नदी है और तालाब है जो आपका प्रदूषित हो रही है, जैसे अभी हम लोगों ने देखा कि पर्यावरण संस्थानों के द्वारा जो है यमुना को मरी हुई नदी का दर्जा दे दिया गया। किसे? यमुना नदी को। यमुना नदी को क्या बोला गया था कि ये नदी जो है इतनी प्रदूषित हो गई है कि ये जो है मरी हुई नदी है। ठीक है, तो आप वो एग्जांपल दे सकते हो कि प्रदूषण के कारण यमुना नदी जो है वो लगभग उसका अस्तित्व खतरे में है। तो इस तरीके से जो है हमें नदियों को प्रदूषित नहीं करना चाहिए और उसे संरक्षण करना चाहिए। तो ये सारे पॉइंट जो है आप अगर आपका जल प्रबंधन के ऊपर हो या फिर जो है जल की उपलब्धता मतलब जल से रिलेटेड हो या फिर नदी जोड़ो परियोजना से रिलेटेड हो, तो इन सारे पॉइंटों को आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो ये जो है इस आर्टिकल में दिया हुआ था। अगला आर्टिकल काफ़ी मतलब इम्प्रेसिव है। इस आर्टिकल में आपको बहुत सारे ऐसे पॉइंट मिल जाएंगे जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए काफ़ी फायदेमंद होगा। आपको मालूम है कि ये आपको हेल्प कहाँ पे करेगा? इजराइल पर हमले के वैश्विक प्रभाव, ये आपको जीएस का जो पेपर 1 है वहाँ पे हेल्प करेगा। जो सेक्शन 2 है वहाँ पेपर 1 का सेक्शन 2 जिसमें आपको इंटरनेशनल रिलेशन देखने को मिलता है, वहाँ पे ये देखने को मिलेगा कि क्या इम्पैक्ट जो है इजराइल का हो रहा है, वो आप इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, तो इस आर्टिकल को हम लोग अच्छे से देखने वाले हैं। हो सकता है आपको जो है थोड़ा सा ब्लर दिखे, क्योंकि क्या होता है कि ये सही ढंग से जो है हम एक ही फ्रेम में नहीं आ पाता, तो कोशिश कीजिएगा आप लोग थोड़ा हेल्प करने का। देखो, सबसे पहले तो यहाँ बताया जा रहा है कि अभी हाल फिलहाल में जो इजराइल के ऊपर हमला हुआ है वो हमला आखिर किसने किया है और इसका जो है क्या इम्पैक्ट है, और जो किया गया उसका क्या महत्व है, जिस दिन किया गया उनका क्या महत्व है। तो सबसे पहले तो बोला जा रहा है कि इजराइल में फिलिस्तीन आतंकवादी संगठन हमास के द्वारा ये हमला किया गया। आप देख सकते हो यहाँ पे ये नहीं लिखा गया कि इजराइल पे जो है फिलिस्तीन का हमला हुआ। ठीक है, फिलिस्तीन आतंकवादी संगठन हमास का हमला हुआ है। जैसे आप देखते हो कि भारत में जो है, भारत में क्या होता है कि पाकिस्तान के जो आतंकवादी संगठन है वो हम अटैक करते हैं। ठीक, तो वो जब अटैक करते हैं तो क्या होता है कि बोला जाता है आतंकवादी हमला हुआ है, ये नहीं बोला जाता कि पाकिस्तान ने हमला कर दिया। तो वही तरीका जो है यहाँ पे आप इजराइल के केस में समझ सकते हो कि इजराइल पे अभी वर्तमान में क्या हुआ है। ठीक है, इजराइल पे क्या हुआ है कि अभी हमास ने अटैक किया है
ना कि फिलिस्तीन ने। ठीक, तो ये चीज़ें आपको सबसे पहले समझनी होगी। फिर आगे बोला जा रहा है कि ये हमला जो है ऐसे टाइम में हुआ है जब 50 साल पहले एक जो लड़ाई हुई थी उसकी बरसी मनाई जा रही है। ये हमला जो है आपका 6 अक्टूबर के आसपास हुआ है, 6 अक्टूबर के आसपास हुआ है। और 6 अक्टूबर को ही क्या है कि एक युद्ध लड़ा गया था इजराइल के द्वारा, उसे बोला जाता है योम किप्पर युद्ध, किप्पर युद्ध बोला जाता है। और इस युद्ध को जो अरब देश है उसे बोलते हैं 6 अक्टूबर की लड़ाई। ठीक है, तो 6 अक्टूबर को हुआ क्या था, तो 6 अक्टूबर 1973 को 6 अक्टूबर 1973 को इजराइल के ऊपर अटैक किया जाता है। और इस अटैक में क्या है कि इजराइल पे जो अटैक होता है, तो उस अटैक में अगर आप देखोगे तो एक तरफ आपको मिस्र देखने को मिलेगा, उसके अलावा फिर सीरिया देखने को मिलेगा। मिस्र, सीरिया, लेबनान, ये सारे जो कंट्री थे ये सभी के सभी मिल के जो है इजराइल के ऊपर अटैक करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे वही सारा चीज़ बताया हुआ है कि इजराइल के ऊपर अटैक होता है, स्वेजना और गोलन की पहाड़ियों के विवाद को लेके ये आपका जो है युद्ध होता है। और उस युद्ध में क्या होता है कि ये लोग जो है मतलब जो इजराइल की जासूसी संगठन है, मोसाद हो गया और सिनवेत जो है वो नाकाम रहती है इस हमले को प्रेडिक्ट करने में। तो उसके बाद फिर क्या होता है कि वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो जो है गिर जाती है। वहाँ के जो प्रधानमंत्री गोल्डन थे उस टाइम, उन्हें जो है इस्तीफा देना पड़ता है और गवर्नमेंट जो है वो गिर जाती है। अब आप समझ सकते हो कि वर्तमान में क्या हुआ है। अभी जो हमास का अटैक हुआ वहाँ पे भी जो है आप देखोगे तो मोसाद जो है वो इसे प्रेडिक्ट नहीं कर पाया कि हाँ कोई अटैक होने वाला है, या फिर उसकी एक और जो जासूसी कंपनी है सिनवेट, तो वो भी आप जो है ये प्रेडिक्ट नहीं कर पाया कि कोई अटैक होने वाला है। ठीक है, देखो ये सारा जो आपको नाम है, टेक्निकल जो नाम है वो आपको याद रखना होगा ताकि आप मेंस में जो है इन सारे नाम को जो है इंक्लूड कर सके। ठीक है, मोसाद और सिनवेट ये दो जो है इजराइल की जासूसी संगठन है। ठीक, तो इनके द्वारा अटैक किया को जो है प्रिडिक्ट नहीं कर पाया। तो ऐसे में फिर चांसेस ये होता है कि जो वर्तमान गवर्नमेंट है, वर्तमान गवर्नमेंट के ऊपर जो है ये प्रेशर आएगा और वर्तमान गवर्नमेंट को जो है उनकी सरकार गिर जाएगी। तो इसी को ध्यान में रखते हुए जो है इजराइल गवर्नमेंट के द्वारा भी जो है वो रिटेलिएट किया गया, वापस से जो है वो घोषित कर दिया कि हम जो है युद्ध करेंगे, हम लोग जो है युद्ध में हैं। तो फिलहाल के लिए क्या है कि इनके द्वारा जो है अपनी जनता को एकजुट करने के लिए सरकार ना गिरे, वो युद्ध घोषित करके अब युद्ध को ये जीतने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो युद्ध को जीतने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे आपको 2-3 चीज़ें हैं जो कि आपका क्लियर होगा। तो आगे इसमें बताया जा रहा है कि आखिर ये जो आपका अटैक हुआ है, जो अटैक किया गया, तो इस अटैक को जो है मतलब एक प्री प्लान वे में किया गया था। ठीक है, अब वो प्री प्लान बिग कहने का मतलब ये है कि सोच समझ के किया गया और ऐसे टाइमिंग में किया गया जब जो है इजराइल एक अलग ही धुन में था। अलग धुन कहने का मतलब है कि इजराइल जो है काफ़ी सफलता की ओर बढ़ रहा था। आपको मालूम होगा कि सभी जो मुस्लिम कंट्री है वो क्या है कि इजराइल के अगेंस्ट रहते हैं, लेकिन अभी वर्तमान में इजराइल और सऊदी अरब जो है वो एक समझौता करने वाले थे, इजराइल और सऊदी अरब। तो वो समझौता जो है वो प्रोसेस में था और चांसेस था कि वो जो है जल्द ही हो जाएगा। और इन दोनों को समझौता करवाने में जो है यूएसए का हाथ था। ठीक है, यूएसए के द्वारा इन दोनों के बीच जो है समझौता किया जा रहा था। और ये जो समझौता था वो आपका फ़िलिस्तीन के मांग को भी उसमें जो है इंक्लूड किया गया था। तो अगर आप सोच लो कि सऊदी अरब और इजराइल ये दोनों क्या है कि ये समझौता कर लेते फ़िलिस्तीन की मांग के ऊपर कि हाँ फ़िलिस्तीन की मांग की आवश्यकता नहीं है, आप फ़िलिस्तीन जिस एरिया में अभी वर्तमान में है उसी में आप रहने दो, ऐसा अगर कोई समझौता हो जाता तो वैसे में क्या है कि फ़िलिस्तीन को काफ़ी घाटा हो जाता। और ये चीज़ें जो है वो हमास नहीं चाहता था। हमास चाहता था कि उसकी जो मांगे हैं वो बनी हुई रहे। ठीक है, वो चाहता है कि 2 स्टेट का जो डिमांड है वो बना हुआ रहे। जो फ़िलिस्तीन 2 स्टेट छोड़ो, हमास तो ये चाहता है कि इजराइल हो ही ना, सिर्फ एक स्टेट हो, वो होगा फ़िलिस्तीन। तो वैसे में जो है अगर इन दोनों के बीच, सऊदी अरब और इजराइल के बीच यहाँ समझौता हो जाता तो फ़िलिस्तीन की मांग जो है वो आपका लगभग कम हो जाता। ठीक है, वो मांगे यहाँ पे कम हो जाती। लेकिन ये अटैक होने से क्या है कि ये जो समझौता होना था वो लगभग जो है अब काफ़ी लंबे समय तक के लिए टल गया है और इजराइल को उसका जो है नुकसान हुआ और फ़िलिस्तीन को जो है उसका लाभ मिल गया। दूसरी बात ये बोला जा रहा है
कि अभी हाल में ये जो समझौता हो रहा था सऊदी अरब और इजराइल के बीच, उसमें और भी मुद्दे थे। जैसे 4 मांगे रखी गई थी। एक तो आपका परमाणु रिएक्टर हो गया, अत्याधुनिक हथियार और रक्षा संधियां हो गई, और जो चौथा मुद्दा था वो आपका फ़िलिस्तीन का मुद्दा था। और वही बात यहाँ पे की गई है कि फ़िलिस्तीन को लेकर 2 स्टेट सॉल्यूशन सुझाया गया था। लेकिन इसमें क्या था कि इजराइल को बोला गया कि आप वेस्ट बैंक में जो अपनी मौजूदगी है वो आप ख़त्म कर दो, और 2 स्टेट का जो डिमांड है वो मान लो। लेकिन इजराइल जो इसके लिए वो एग्री नहीं हो पाया। हालांकि कुछ और संभावनाएं बन रही थी जिसके ऊपर जो है ये लोग बात करते और मे बी एक सॉल्यूशन बन जाता। लेकिन फिर वही बात है कि ये अटैक हो जाने के कारण वो जो चीज़ें हैं वो वापस से जो है अभी उसकी कोई संभावनाएं हैं नहीं है। और जो इजराइल को बेनिफिट होने वाला था और सऊदी अरब को, वो यहाँ पे होता हुआ नहीं दिख रहा है, और फ़िलिस्तीन को इसमें कोई घाटा नहीं होगा। फिर आगे इसमें ये भी बताया गया था कि आखिर इजराइल ने जो है ये फ़िलिस्तीन वाले मुद्दे को क्यों नहीं माना। उसका कहना था कि अगर हम लोग जो है ये चीज़ें मान लेंगे तो हमारी जो अभी गवर्नमेंट है, इजराइल की जो गवर्नमेंट है वो अभी अल्पमत में है। ठीक है, मतलब उसकी जो सरकार है वो आप बोल सकते हो कि गठबंधन की सरकार है, ज्वाइंट पार्टी है। तो वैसे में सरकार गिर जाएगी और जो समझौता है होने वाला है वो भी नहीं हो पाएगा। तो हम लोग जो है पहले एक मजबूत सरकार बनाएंगे, उसके बाद इस मुद्दे पे आगे बात करेंगे। तो ये बातें जो है उस टाइम बोली गई थी। अब क्या है कि इसके साथ ही इजराइल में पिछले कुछ समय से जो एक मुद्दा चल रहा था आपका न्यायिक सुधार का। आपको मालूम होगा इजराइल में जो न्यायिक सुधार के को लेके एक जो है प्रदर्शन भी किया गया था, राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन किया गया था। और इजराइल की सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो वहाँ के पीएम हैं उन्हें के खिलाफ जो है वो मामला भी दर्ज किया गया था। तो अब चूँकि जो है ये आपका मुद्दा जो उठा है, अर्थात हमास का जो अटैक का मुद्दा है, उसके कारण क्या है ये आपका जो न्यायिक सुधार का मुद्दा ये आपका दब जाएगा और नेतन्याहू को यहाँ पे थोड़ा सा बेनिफिट मिल जाएगा। फिर आगे बोला जा रहा है कि ये जो अटैक हुआ है तो इस अटैक के पीछे अब इजराइल क्या बोलेगा कि इस अटैक के पीछे ईरान और लेबनान का हाथ का जो गुट है हिजबुल्लाह उसका हाथ है। और ये जो ईरान के ऊपर जो शिकंजा है आपका इजराइल का वो और जो है धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। और पीछे से क्या है आपको मालूम होगा कि यूएसए जो है इसे सपोर्ट कर रहा है। तो और यूएसए चाहता है कि ईरान के ऊपर और भी ज़्यादा जो है वो प्रेशर बनाया जाए। तो इस मुद्दे को लेके ईरान के ऊपर और भी जो है वो प्रेशर बनाया जाएगा। और इन सब के बीच में क्या है कि जो आपका रूस यूक्रेन का मुद्दा है वो आपका पीछे चला जाएगा। और मेन लाइमलाइट में जो है आपका जो मिडिल ईस्ट है वो आ जाएगा। ठीक है, वो जो है आप मिडिल ईस्ट नहीं, आपका जो पश्चिमी एशिया है वो आपका मुख्य मुद्दा बन जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में वो आपका चर्चा का केंद्र बन जाएगा। अब इसी में क्या आगे बोला गया है कि इससे यूएसए को क्या लाभ होगा। ठीक है, यूएसए को इसका क्या लाभ होने वाला है, जो आपका इजराइल और हमास के बीच युद्ध हो रहा है उसका क्या लाभ होगा। तो देखो, एक लाभ तो ये होगा कि जो इजराइल और सऊदी अरब है उन दोनों को जो है उनके साथ फिर से इस इलाके में इजराइल और सऊदी अरब की रक्षा समझौता करने का ये प्रयास करेगा। दूसरा चीज़ ये है कि जो यूएसए का है, ठीक है, इजराइल और सऊदी के रक्षा समझौता को जो है ये लोग करेगा इन दोनों के साथ। दूसरी बात ये है कि आपको अगर देखोगे तो पिछले कुछ सालों में जो है यूएसए का जो क्रेडिट है वो आपका गिरता हुआ नजर आया। चाहे वो आपका अफगानिस्तान का मुद्दा हो या यूक्रेन का मुद्दा हो, तो वहाँ पे यूएसए का जो क्रेडिट है वो आपका गिरा है। तो यहाँ पे इससे जो है फिर से अपनी जो है वो काबिलियत दिखाने का मौका मिलेगा। और ये अपना जो स्ट्रेंथ है वो यहाँ पे मजबूत दिखाने को मिलेगा। आपको मालूम होगा कि यूएसए जो है अपना एक नौसेना यहाँ पे भूमध्य सागर में भेज चुका है। ठीक है, तो उसे का प्रेजेंस जो है वो आपका जो वेस्ट एशिया है वहाँ पे वापस से बढ़ेगा। और इसका 2-3 इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा। एक कि ये जो अपना सैनिक अड्डा है, ठीक है, एक तो नौसेना को यहाँ पे इसने भेज दिया। इसके अलावा बहरीन और ओमान में जो यूएसए का सैन्य अड्डा पहले से था ये अब क्या है कि और भी ज़्यादा एक्टिव हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे और भी ज़्यादा एक्टिव हो जाएगा। जो युद्धक विमान है वो तैनात रहेंगे। और इनके तैनाती के कारण क्या है कि जो चाइना और ईरान, इन दोनों के ऊपर जो है वो प्रेशर पड़ेगा। इन दोनों के ऊपर क्या है कि प्रेशर पड़ेगा कि हाँ
जो यूएसए की सेना है यहाँ पे नज़दीक में ही वो आपका यहाँ पे स्थित है। तो ईरान और चीन इन दोनों के ऊपर यहाँ पे आपको जो है प्रेशर देखने को मिलेगा। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे बोली जा रही है। साथ ही एक चीज़ और बोला जा रहा है कि देखो ईरान भी अपना परमाणु गतिविधि चला रहा है और चीन भी जो है कई सारे जो है गतिविधियां कर रही है। तो चूँकि सारे जो सेंटर है वो आपका इजराइल और हमास के बीच पड़ा हुआ रहेगा, तो ऐसे में ईरान और चीन को भी अपनी जो कार्य है वो करने में इनको सहूलियत होगा और ये जो है लाइमलाइट से बाहर रहेंगे। फिर आगे बोला जा रहा है कि अगर आप देखोगे इस पैटर्न को, तो अभी तक क्या है कि इजराइल के द्वारा हमला करने के बावजूद जो मुस्लिम देश हैं और उनका जो संगठन है OIC, वो अभी तक कोई बैठक नहीं बुलाया है, ना ही कोई जो है अरब लीग का बैठक बुलाया गया, ना ही संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का बैठक बुलाया गया। तो एक तरीके से जो हमास के द्वारा अटैक किया गया उसके कारण क्या है कि इजराइल को एज मिल गया है और वो फिलिस्तीन के को जो है यहाँ पे ज़्यादा नुकसान पहुँचाने का काम करेगा और इस बेसिस पे कि जो आतंकवादी हमला हमारे ऊपर किया गया है। ठीक है, और इसी के कारण जो है कोई भी मुस्लिम देश अभी तक कोई बैठक नहीं बुलाया है, ना ही अरब लीग के द्वारा बैठक बुलाया गया, ना ही UNO में कोई बैठक बुलाया गया है। फिर आगे बोला जा रहा है कि जो UAE है, ओमान, जॉर्डन, सऊदी अरब, ये सारे जो देश है वो USA के प्रभाव में हैं और ये सारे देश जो है वो इजराइल मतलब कि अभी तक फिलिस्तीन के समर्थन में या हमास के समर्थन में खुल के नहीं आए हैं। आगे फिर बोला जा रहा है कि हमास के समर्थन में कुवैत, ईरान, इराक और तुर्की के देश जो है चूँकि यहाँ पे वहाँ पे प्रदर्शन हो रहे हैं। तो ऐसे में अगर आप देखोगे तो USA जो है किस मुद्दे पे काम करेगा, तो आतंकवाद के मुद्दे के ऊपर काम करेगा और जो ईरान है, ईरान के ऊपर और भी ज़्यादा यहाँ पे बोल रहा है कि दबाव बनाया जाएगा। हमास तथा हिजबुल्लाह के अलावा यमन के जो हुती विद्रोही हैं उनको भी खत्म करने का जो है USA प्रयास करेगा। साथ ही बोला जा रहा है ईरान को सारे संकट की जड़ बताकर उसके ऊपर भी जो है वो और भी ज़्यादा प्रेशर बनाए जाने की संभावना है। तो देखो 2-3 चीज़ें यहाँ पे आपका निकल के सामने आ रहा है। पहला कि ये जो आपका इजराइल के ऊपर हमास का अटैक हुआ है, घरेलू स्तर पे अगर आप देखोगे, ठीक है, घरेलू स्तर पे आप देखोगे तो 2-3 मुद्दे हैं। पहला मुद्दा तो ये हो गया कि चूँकि अटैक हुआ है तो अटैक होने के बाद जो है उसकी सरकार गिर सकती है। तो ऐसे में अगर वहाँ के PM के द्वारा रिटेलिएट नहीं किया जाता, युद्ध को नहीं जीता जाता है, तो उनकी सरकार गिर जाएगी। दूसरा क्या है कि जो न्यायिक सुधार का मुद्दा था, ठीक है, न्यायिक सुधार का जो मुद्दा है वो अब जो है ठंडे बस्ते में चला जाएगा और मेन फोकस आ जाएगा आपका इजराइल की सुरक्षा को लेके। और इन सब के बीच जो है अगर आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे देखोगे तो आपका इजराइल और ये सऊदी अरब के बीच जो है जो आपका बन रहा था, पैक्ट बनने वाला था, वो अब थोड़ा सा डिले होगा। और अगर वैश्विक स्तर पे देखोगे तो आपका जो है रूस और यूक्रेन का जो युद्ध था वहाँ से फोकस जो है वो आपका शिफ्ट होके वापस से कहाँ आ जाएगा, तो ये आ जाएगा पश्चिमी एशिया में आ जाएगा, वेस्टर्न एशिया में आ जाएगा। फिर थर्ड चीज़ें क्या है कि USA का जो भी आपका नौसैनिक बेड़ा हो गया या फिर जो आर्मी हो गया, ये ज़्यादा अब एक्टिव हो जाएगा, जो आर्मी बेस है वो सारा एक्टिव हो जाएगा। और ऐसे में जो आसपास के कंट्री हैं जो USA के विरोधी हैं, जैसे ईरान हो गया या फिर जो चाइना हो गया, तो इनके ऊपर जो है वो प्रेशर पड़ेगा और ये लोग जो है जैसे ताइवान के ऊपर अटैक या फिर उस टाइप का कोई भी गतिविधि जो है ये फिलहाल नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई है। आगे आपको जो बताया गया है वो है सिक्किम बाढ़ से सबक। तो देखो इसके ऊपर भी हम लोगों ने पहले बात किया था। यहाँ पे बस आपको क्या है कि आप एज एग्जांपल इन सारी चीज़ों को यूज कर सकते हो। दूसरा कि ये जो फैक्ट आपको दिया हुआ रहता है बाढ़ की वजह, जैसे कि सिक्किम में जो बाढ़ आया आपका दक्षिण लहोनक झील जो है, ग्लेशियर झील, वहाँ पे बाढ़ आने के कारण हुआ, या फिर ग्लेशियर जो है वो टूटने के कारण बाढ़ आया। तो आपको ये सारे नाम आपको याद रखने होंगे। ठीक है, ये सारा नाम जो है वो आपको याद रखना होगा। उसी तरीके का एक और आपको नाम है, जैसे 2013 में चौराबाड़ी जो झील में विस्फोट हुआ था, या फिर आप बोल सकते हो जो ग्लेशियर फटा था, तो उसके कारण उत्तराखंड के केदारनाथ में आपका बाढ़ आया था। तो इन दोनों को आप यूज कर सकते हो कहीं भी अगर पर्यावरण से रिलेटेड
कोई आपको चीज़ लिखना है, इसे आप इससे ऐसे में भी यूज़ कर सकते हो पर्यावरणीय प्रभाव के बारे में कि क्या क्या इम्पैक्ट जो है वो पड़ता है। यहाँ पे आप देख सकते हो बताया हुआ है कि ग्लोबल ये जो मतलब आप बोलो ग्लेशियर फटता है तो उसका कारण है कि जलवायु परिवर्तन के कारण ग्लेशियर पिघल रहे हैं और एक ही तो एक आपका ये हो जा रहा है, दूसरा क्या जलवायु परिवर्तन के कारण एक ही स्थान पे लंबे समय तक जो है ज़्यादा बारिश की घटनाएं बढ़ रही है। ठीक है, दूसरा क्या है कि हिमालयी क्षेत्र में बांध और पनबिजली जो परियोजनाएं हैं उनके कारण भौगोलिक जो ढांचा है वो आपका प्रभावित हो रहा है। तो इन सभी के कारण जो है आपको इन क्षेत्रों में बाढ़ की जो संभावनाएं हैं वो बढ़ रही है और घटनाएं जो है वो भी और ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तीन सारे पॉइंट को आप जो है यूज कर सकते हैं। वहीं अगर सुझाव देने की बात हो तो आप बोल सकते हैं कि हिमालयी क्षेत्र में खासतौर पर जो ग्लेशियर है उनकी समुचित निगरानी करनी चाहिए। सेटेलाइट के माध्यम से जो है उनका प्रॉपर जो है विश्लेषण करते रहना चाहिए और उसका डेटा जो है वो गवर्नमेंट को जो है एनालिसिस करते रहना चाहिए। ये चीज़ें आप सुझाव के रूप में दे सकते हैं। आगे भी साइंस एंड टेक में आप यूज कर सकते हैं कि हुआ ये है कि पैक्स का जो मतलब चावल था वो गोदाम तक नहीं पहुंचा, तो इसके लिए क्या किया जा सकता है, तो जो चावल ले जाने वाली गाड़ियां हैं वहाँ पे जो है जीपीएस का यूज किया जा सकता है। तो देखो ये तो हो गया कि आप भ्रष्टाचार को रोकने में किस तरीके से जो है टेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हो। आप ये देख सकते हो यहाँ पे जीपीएस का यूज हो रहा है या फिर गवर्नमेंट के द्वारा जो है वो टेक्नोलॉजी का किस तरीके का यूज किया जा रहा है वो आप लिख सकते हो। ऐसा जो एक प्रश्न पूछा गया है पहले भी बिहार से रिलेट करके, ठीक है, तो वहाँ पे आप इन चीज़ों को यूज कर सकते हैं। अगला है ये भी आपका पटना हाई कोर्ट में पहली बार हिंदी में दिया गया है फैसला, तो ये भी आप एग्जाम्पल के रूप में यूज कर सकते हो कि न्यायिक सुधारों में जो है उसमें आप देख सकते हो कि आजकल जो हिंदी लैंग्वेज है उसका प्रचलन बढ़ रहा है, अर्थात जो आम लोगों की भाषा है उसमें जो है वो फैसला दिया जा रहा है, जिसके कारण है कि आम लोगों भी जो है अब ज़्यादा जो है वो जागरूक हो पाएंगे, वो चीज़ों से जो है वो ज़्यादा अवेयर हो पाएंगे। तो इन चीज़ों के रूप को जो है आप न्यायिक सुधार वाले में एज ए एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट जो है इसमें थे और उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। आप अपना फीडबैक देते रहिए, आपका फीडबैक हमारे लिए काफ़ी वैल्यूबल होता है और उसी के ऊपर जो हमें और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से काम करने की प्रेरणा मिलती है। तो आप अपना फीडबैक देते रहिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही अपने दोस्तों के बीच इसे शेयर कीजिए और अपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।